नमस्कार, मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। जनमन की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के शासनकाल में काम और विकास के पर बहस न करें, आप उसको एक किनारे रख दें तो एक चीज़ तो है कि पिछले 7, 8, 9 साल में जो है हर महीने में या हर कुछ दिन बाद जो है आपको हंगामा नज़र आता है, ज़बरदस्त खबरें बनती हैं, जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ ये सारा कुछ दिखाई देता है। कभी कहीं ईडी का वो, कहीं कहीं सरकार गिर गई, कहीं पार्टी टूट गई। आप लगातार देख रहे होंगे गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में 2 बार, ये दूसरी बार है। पहली बार अभी कुछ 1 साल पहले हुआ था, फिर ये दूसरी बार है। सब मिला के बीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी को न चैन से बैठने देती है, न खुद चैन से बैठी रहती है। चुनावी एजेंडा मोड पे ही कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा रहती है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी वो चैन से बैठने नहीं देती है। वो भी हमेशा खलबलाए रहते हैं कि कब कहाँ उनके कहाँ पे किसके यहाँ छापा पड़ जाए, कौन सा नेता उनके दल से निकाल लिया जाए, कहाँ की सरकार उनकी टूट जाए। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र में दूसरी बार ये जो हो रहा है, एनसीपी को इसके पहले शिवसेना को तोड़कर सरकार बना ली गई थी, महाअघाड़ी की सरकार गिरा के बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन ये है कि उनको सौदेबाजी में जो शिवसेना से गुट अलग हुआ था उन्हीं को मुख्यमंत्री पद देना पड़ा। इस बार भी जो उन्होंने एनसीपी को तोड़ा है तो एक उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार को बैठाना पड़ा उनको। अजीत पवार रविवार को अपने 8 एनसीपी के अन्य सदस्यों के साथ जो है मंत्री पद की शपथ ले लिए। गवर्नर ने उनको राजभवन में शपथ दिला दी और उनके 7-8 लोगों को और कैबिनेट की। अभी मंत्रालय नहीं मिला है, वो एक अलग मसला है। मंत्रालय को लेके क्या होगा, शिवसेना का जो गुट टूट के साथ है उनके इनके बीच क्या होगा, वो एक अलग मसला है, वो आने वाले कल दिनों में पता चले। लेकिन आज के तारीख में इतना सब होने के बावजूद बीजेपी ये क्योंकि ये भी आपको तो ये लोगों को थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि शिवसेना के टूटने के बाद जिस तरह सरकार इन्होंने बनाई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबा केस चला और पूरा फाइनल फैसला आ चुका है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे कह दिया कि ये सरकार अवैध है जो बनाई गई थी शिंदे के नेतृत्व में। गवर्नर के रोल पे उन्होंने अंगुली उठाई और गवर्नर को बदलना भी पड़ा, स्पीकर के रोल पे उंगली उठाई और सब मिला के कह दिया कि जो चीज़ हुआ सदन के भीतर शिवसेना को तोड़ के जब सरकार बनाई गई और सदन के बाहर गवर्नर हाउस में, वो गलत हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 10th शेड्यूल से अलग था और संविधान के नियमों का पालन नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये शिकायत भी कई हल्के में उठी कि जब सारी चीज़ें अवैध थी तो सरकार को क्यों नहीं अवैध घोषित किया। आज सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा होगा कि अगर कर दिया होता तो फिर ये खेल नहीं हुआ होता। पार्टियों को तोड़ना, सरकार गिराना बच्चों का, बीजेपी के लिए बच्चों का खेल बन गया है, इसलिए कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो अपने सहयोगी दलों को तोड़ के और एक को मिला के और एक को बाहर कर चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा लोजपा के साथ, जनता दल के साथ करती रहती है वो। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा, इसमें ये भी नहीं कोई वो है कि अजीत पवार कैसे, अजीत पवार की जो महत्वाकांक्षा थी या अजीत पवार पर जो दबाव था वो 3-4 बार कोशिश कर चुके थे। 14 से लेके 19 में भी, एक तो 19 में तो उप मुख्यमंत्री बन लिए थे, शपथ बीजेपी के साथ ले ली थी और एक हवाले एक घोटाले में जो थे उसके क्लीन चिट ले ली। इसके बदले फिर वापस लौट के चले आए शरद पवार के पास। तो ये कहा गया कि शरद पवार के इशारे पर हुआ था। इस बार भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या खेल है हम आगे बताएंगे। जो बार बार ये कहा जा रहा है शरद पवार ही पार्टी है इसके और ये पहला फेज है, दूसरा फेज में दूसरी बाकी एनसीपी बीजेपी के हाथ चली जाएगी, ये सब ये रणनीति का हिस्सा है। इसमें कोई सच्चाई अगर रहती तो आज शरद पवार अलग से मीटिंग नहीं बुलाते। आपको ये भी याद होगा कि झारखंड और राजस्थान में भी पूरी कोशिश हुई, किस तरह एमएलए को लेके अलग किया गया, कहाँ होटल में बैठे, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाई बीजेपी। क्या बीजेपी के अब जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो इस समय जो पॉलिटिकल घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है, उसमें अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल में ये है कि अभी देखा जाएगा कि स्टेट असल एनसीपी कौन है, भतीजा ले गया है अजीत पवार
या चाचा शरद पवार का उस पर अभी भी होल्ड है। तो आज दोनों ने अपने अपने गुट की बैठक बुलाई थी। बांद्रा में बैठक हुई नए एनसीपी ऑफिस में, सो कॉल्ड एनसीपी ऑफिस में अजीत पवार के समर्थकों की, और नरीमन पॉइंट पे जो है शरद पवार ने अपने लोगों को, कार्यकर्ता पदाधिकारियों और पार्टी की पूरी मीटिंग बुलाई थी। दोनों मीटिंग की जो रिपोर्ट आई हैं उनके मुताबिक जो है विधायक ज़्यादातर अजीत पवार के यहाँ पहुँचे, लेकिन पूरी पार्टी मैक्सिमम एमपी और कार्यकर्ता जो है उसका हुजूम शरद पवार के घर पर, शरद पवार की मीटिंग में था। लेकिन जो दावा कर रही थी कल तक कि 40 परसों तक दावा कर रही थी अजीत पवार का गुट कि 40 विधायक उनके साथ हैं, उसमें अगर एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सही माने तो 24 विधायक ही आज उनकी बैठक में पहुँचे। 14 विधायक जो है वो शरद पवार के बैठक में पहुँचे, और 15 विधायकों का पता नहीं अभी कहाँ है, ना वो अजीत पवार के यहाँ पहुँचे ना वो पहुँचे, यानी वो असमंजस में है कि किधर जाए। इसलिए लग रहा है कि खेल अभी आगे भी चलेगा। सवाल इस बात का है कि अब की बार जो एनसीपी पर आज की बैठक के बाद जो पकड़ है, असल एनसीपी कौन रहेगी। पॉलिटिकली देखें तो आज जो बैठक हुई उससे ये साफ हो गया कि शरद पवार का ही पार्टी पे होल्ड है। आज शरद पवार के यहाँ मीटिंग में बल्कि मीडिया ने क्वेश्चन में लोगों से पूछा भी कि आप लोग तो यहाँ पे है लेकिन सारे विधायक तो वहाँ हैं, तो लोगों ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया कि विधायक कौन चुनते हैं, हम चुनते हैं, हम असल में हैं, वो तो हमारे द्वारा आपकी वो चुन के आ जाए। वो कहने का मतलब कि जो प्रजा है, जो सेना है, वो सब शरद पवार के साथ है, और जो सेनापति बनाए गए थे वो अजीत पवार के साथ थे। उनमें अजीत पवार से भी ज़्यादा सबसे टूटने का जो अलग होने का इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और या हैरानगी जताई जा रही है, वो 3 आदमी को लेकर जताई जा रही है। प्रफुल्ल पटेल, मैंने भी हमेशा देखा कि शरद पवार कहीं गए हैं, राष्ट्रीय मतलब किसी मीटिंग में जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में कहीं जाते थे पिछले कई सालों से, यहाँ पे भी दिल्ली में भी मैंने देखा प्रफुल्ल पटेल ही उनके साथ रहते थे। छगन भुजबल या अजीत पवार वार यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स में वो कहीं नहीं थी, या ये मंत्रालय के बंटवारे में प्रफुल्ल पटेल ही को शरद पवार के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ मंत्रालय जो भी यूपीए की सरकार है या उसके पहले जिस संवित सरकार में रहे तो प्रफुल्ल पटेल ही मंत्री बनते थे, उनके खास थे प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल का और दिलीप पाटिल का, जो लोग कहते हैं कि बिना शरद पवार के पूछे वो सांस नहीं लेते थे, उनका जाना आश्चर्यजनक है। हालांकि जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 10 दिन पहले इन लोग के शरद पवार के साथ मीटिंग हुई थी, और इनमें से करीब 10 लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग बीजेपी का इतना दबाव है, अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो हमें हमारे यहाँ छापे पड़ेंगे, हम गिरफ्तार होंगे, हमारी संपत्ति जो हम लोगों ने अभी तक बनाई है वो सब ले जाएंगे। लेकिन शरद पवार ने कुछ बोले नहीं थे, वो मजबूरी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कतई ये नहीं कहा था। मेरी उनके खास से बात फ़ोन पे बात हुई, क्या नहीं शरद पवार ने उससे कुछ नहीं कहा था। और अभी भी ये हुआ कि जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, फिर जाने की बात हुई, चाहे सैटरडे को या संडे को हुई थी, वो विधायक दल की, चूँकि अजीत पवार विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र सदन में, विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, एनसीपी के विधायक दल के नेता हैं, तो उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में भारी लोग भी गए थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे और सुप्रिया सुले भी थी। तो कई लोगों को लगा कि ये जो जाने की बात बीजेपी के साथ हो रही है, ये शरद पवार के मंजूरी से हो रही है। और आप देखिए रविवार को जब इन्होंने 8 विधायकों के साथ शपथ ग्रहण किया राजभवन में, तो टीवी चैनलों पे कैसे क्या खबरें चलने लगी कि ये पहला फेज है जिसमें शरद पवार ने इन लोगों को भेजा है, दूसरे फेज में पूरी पार्टी चली जाएगी। मतलब लगातार ये खबर फीड की गई, और सो कॉल्ड मीडिया, जो कथित मीडिया उसने फैला वो यही कि ये शरद पवार की मर्जी से अजीत पवार वहाँ गए हैं। उसका उदाहरण भी दिया गया कि कैसे
डिप्टी सीएम बने थे पहले, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे के, वो भी शरद पवार का था। और आज अजीत पवार भी कहना शुरू किए कि 2014 में क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था, 20 में क्या हुआ था। ये सारा उन विधायकों में भ्रम फैलाने के लिए है, जो वो नहीं समझ पाने की है। क्या यहाँ तक कि आज बांद्रा में जो मीटिंग हुई थी और बॉम्बे में पूरे शहर में कई इलाकों में दोनों गुट ने अपने पोस्टर लगाए, आह्वान किए अपने साथ आने को कार्यकर्ताओं को। तो अजीत पवार के गुट के फोटो में भी शरद पवार की फोटो लगाई गई थी, और आज बांद्रा में जो मीटिंग हो रही थी वहाँ भी शरद पवार की, माननीय शरद पवार के नाम पे फोटो लगाई गई थी, जिसको लेकर शरद पवार ने इतराज़ जताया कि हाँ, मैं जीते जी जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी फ़ोटो लग सकती है, बिना मेरी अनुमति के दूसरे जगह फ़ोटो नहीं लग सकती। आप प्रफुल्ल पटेल ने जवाब में दिया, हमारे लिए श्रद्धेय हैं, विचार नहीं। अरे श्रद्धेय हैं तो आपने छोड़कर उनको इससे बेइज्जत क्यों किया गया? आप कहते 83 साल के हैं, तो 83 साल के नेता जिसने आपको बनाया, आपको उठाया, अजीत पवार को उठाया, उनको आज आप सेनाइल क्यों बता रहे हैं? 83 साल के बुढ़े हो गए, सेनाइल हो गए, बाहर नहीं देते, अपने को ये बहादुर नेता मानते हैं। ये शब्द हैं अजीत पवार के। खैर, अब असल लड़ाई जो शुरू होगी वो दोनों जगह होगी, बाहर होगी कि असल एनसीपी कौन है, और सदन में भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो शिवसेना के विभाजन पे और सरकार बनाने में आया था, फैसला आया था, उसमें स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि लेजिस्लेटिव पार्टी को डिसीजन लेने का पॉलिटिकल अधिकार नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी लेगी। दल को, किसी दल के साथ हाथ मिलाना, मंत्रिमंडल में शामिल होना, ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो पॉलिटिकल पदाधिकारी हैं, जो उनका गवर्निंग बॉडी या एग्जीक्यूटिव है, या जो भी जिस पार्टी का जो भी पार्टी स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट है, बिना उसके डिसीजन के लेजिस्लेटिव पार्टी ये सदन में डिसीजन नहीं ले सकती कि हम वहाँ जाएंगे ही और उनसे हाथ मिला लेंगे, मंत्री बन जाएंगे। शिवसेना में यही हुआ था कि जो कि उनके पास मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी थी शिवसेना टूटने के बाद, इसलिए डिसीजन शिंदे ने लिया, इसलिए वही असल पार्टी हैं, वो नहीं है। चुनाव आयोग ने भी उसी तर्ज पर डिसीजन दे दिया, और बिना चुनाव आयोग के ये बताया कि कौन असल शिवसेना है, बिना उसके चुनाव चिन्ह किए स्पीकर ने भी फैसला ले लिया कि ये शिवसेना है। लेकिन इस बार स्पीकर अब थोड़ा चुप है। राहुल नार्वेकर के पास एक पत्रकार ने पूछा, कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी तो ये तय करना है कि पार्टी में 2 टूट है, तो कौन सा टूट जो है वो असल एनसीपी है और ये पॉलिटिकल डिसीजन है या नहीं। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साया महसूस कर रहे हैं राहुल। हालांकि गवर्नर नहीं महसूस किए, लेकिन महसूस कर रहे हैं। अभी पहला क्वेश्चन आएगा अजीत पवार के सामने कि 2/3 है कि नहीं। कुल मिला के 53 विधायक हैं एनसीपी में, जिसमें आज 24 वहाँ पहुँचे हैं। 2/3 एंटी डिफेक्शन से बचने के लिए 36 विधायक की जरूरत है। ये 36 अगर मान लीजिए पूरा करते हैं, हम कहते हैं 40 या 85 विधायक ले जाते हैं वो अपने साथ, 53 में 50 भी ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सदन में एनसीपी की मान्यता स्पीकर नहीं दे सकते हैं। एक गुट के रूप में मान्यता देंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद एक गुट के रूप में देंगे, उन्हें एनसीपी के रूप में नहीं देंगे। तो इसलिए अभी चीज़ें जो है आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आएंगी और पॉलिटिकली में आएंगी। एनसीपी कौन है ये तो आपस में तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी जो ये सब खेल कर रही है पिछले 4-5 साल से, उससे उसको फ़ायदा क्या हो रहा है? कर्नाटक में भी तो सरकार तोड़ के बनाए थे, वो अपनी सरकार बना लिए थे। क्या हो गया कर्नाटक इलेक्शन में? एमपी में भी तोड़ के सरकार बना लिए थे, कांग्रेस की बनी सरकार को तोड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया और 25-30 आदमी को तोड़ के उन्होंने सरकार गिरा दी थी। एमपी में इस समय क्या पोजीशन है, खबरें आप देख रहे होंगे कि क्या हालत है बीजेपी की। अब महाराष्ट्र में आपने सांप नेवले को साथ बैठा दिया। मैं इसलिए सांप नेवला कह रहा हूँ कि शिवसेना, शिंदे गुट जब अलग हुआ था शिवसेना से, तो आप याद कीजिए उन्होंने आरोप ज़्यादा अजीत पवार पर लगाया था
कि एनसीपी के रहते हम नहीं जी, एनसीपी के साथ हम जो है महाअघाड़ी में नहीं रह सकते हैं। अजीत पवार पर यह भी आरोप लगाया था कि जब ये मंत्री थे तो हम लोग इलाके में पैसा नहीं दिए थे विकास कार्य के लिए। वो अजीत पवार जो है अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। और शिवसेना में हलचल मच गई, जो खबरें आ रही हैं कि जब एनसीपी आ गई तो उनका पॉलिटिकल स्पेस अब क्या होगा, चाहे मंत्रालय का, चाहे अभी आने वाले कल में जब लोकसभा के टिकट का बंटवारा होगा, जब महाराष्ट्र के टिकट का बंटवारा होगा, विधानसभा का बंटवारा होगा, तो उनका क्या होगा, उनका पॉलिटिकल स्पेस क्या होगा। और बीजेपी शिवसेना को तोड़ी तो क्या मिला, शिवसेना के एक अंक को तोड़ी तो क्या मिला उसे, डिप्टी सीएम का पद किसको मिला, जो सीएम रह चुके थे देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए हैं। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस और शिंदे से कहीं ज़्यादा राजनीतिक तौर पे होशियार और आप जो भी कह लीजिए वो हैं, वो चलने नहीं देंगे इन लोगों को। आप छोड़ दिए सरकार क्या चलेगी, पॉलिटिकली सोचिए, टिकट का बंटवारा बीजेपी किस तरह करेगी, कितनी सीटें शिवसेना को देगी, कितनी एनसीपी को देगी और कितनी खुद लड़ेगी। और खुद लड़ी ज़्यादातर सीट पे तो फिर अलायंस का क्या होगा, अलायंस का नहीं होगा तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा। और ये सब करने के बाद पब्लिक में बीजेपी को लेकर ओपिनियन क्या बन रहा है। मेरा मानना है कि जब आप बहुत ही अहंकारी हो जाते हैं, बहुत ही सख्त, अपनी शक्ति से, ताकत से आपको लगता है कि हम सबको तबाह कर देंगे और अजय अपने को समझने लगते हैं, तो दुनिया में आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे, इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलेंगे। इस तरह के आदमी भस्मासुर से लेकर आज तक आपको 50 उदाहरण मिलेंगे कि खुद अपनी गलती करके अपने को ख़त्म करता है। अगर पिछले 4 साल का इतिहास बीजेपी का पॉलिटिकल देखे आप, कहाँ से गायब हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सो कॉल्ड छवि है, जो सो कॉल्ड विश्व विजेता का सपना है, वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, राजनीति में आप अपने लिए करें, कोई रणनीति बनाए, पॉलिसी बनाए, मेहनत करें, ये करे वो, लेकिन आप इस मेंटलिटी पे जब उतर जाएंगे कि मेरी एक आंख भले फूट जाए, अगले की दोनों आंख फोड़नी है, आप फोड़ते रहिए आंख, इस नतीजे आते हैं हर चीज़ के। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि जनमन की बात आप देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा के हमारा उत्साह कीजिए। अगर हम आपको, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बायस लग रहा है या अच्छी जानकारी मिल रही है, ज़रूर लिखें। नमस्कार।